जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैकर्स 80 में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 80 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पर उन्हीं टॉपिक को डिस्कस किया गया है जो 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक को क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो जैसे हो गया अनुच्छेद से आपके 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नदी से भी पूछा गया है, संशोधन से भी, मौर्य वंश से भी, राष्ट्रपति से भी पूछा गया, 1857 की क्रांति से, हड़प्पा सभ्यता से और पंचवर्षीय योजना से। यह 8 टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। और आगे भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाए। तो इतने टॉपिक से क्वेश्चन मिले थे, इसलिए इन्हीं सभी टॉपिक को क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 137 के अनुसार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। तो अनुच्छेद 163 जो है, अनुच्छेद 63 जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 300A के तहत किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज जी के तहत जो है ये एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है। तो संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दी गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषय से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 71 है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषय से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार जो है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो यह अनुच्छेद 74 जो है यह भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक PDF तैयार किया है, मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया हूं, है ना। और इन्हीं सभी टॉपिक से आपके मैं बताया था कि आपके एग्जाम में 17 और 18 के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं अभी ऊपर ही डिस्कस किया हूं कि किस किस टॉपिक से 17 के एग्जाम 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो देख लीजिए आप लोग, यही टॉपिक है, सारा टॉपिक मैंने इस PDF में कवर किया है। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। पंचवर्षीय योजना से अभी ऊपर ही डिस्कस किया है कि क्वेश्चन पूछा है, नदी से भी पूछा है, अनुच्छेद से भी पूछा है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो पूछे गए हैं और सभी टॉपिक दिए हुए हैं ना। हो सकता है 17 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे या 18 मार्च के शिफ्ट में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये आपके स्टैटिक जीके के 16 टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों को टॉपिक भी बता देता हूँ। ये नहीं कि PDF में दे रहा हूँ आप लोगों को तो उसमें बताऊँ ना कि क्या है, बस आप PDF परचेज कीजिए, है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक भी बता दे रहा हूँ कि किस किस टॉपिक से मैं स्टैटिक जीके का डिस्कस किया हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ मैं पॉलिटी का भी हिस्ट्री और पॉलिटी के भी टॉपिक बता दे रहा हूँ। जैसे हो गया 1857 की क्रांति से अभी आप ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 17 मार्च के
फर्स्ट शिफ्ट में। संशोधन से भी, मौर्य वंश से भी पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता से भी पूछा गया। ये सब सारे टॉपिक आपके उस पीडीएफ में मिलेंगे, है ना। ये पॉलिटी का टॉपिक है और ये हिस्ट्री का टॉपिक है और वो स्टैटिक जीके का टॉपिक था। आपके 32 टॉपिक हो रहे हैं ना, और जो ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 30 रुपये में, है ना। ये रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना। और सारे पीडीएफ एमसीक्यू के रूप में है, जिससे कि आपकी अच्छे तरीके से रिवीजन हो सकता है और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं ना। अभी भी वक्त है, जिनका भी 18 तारीख को एग्जाम है या फिर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, वो अपना इस पीडीएफ को परचेज करके आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, लगातार पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठाकर आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अभी भी वक्त है, आप 30 रुपये में आप उसे बाई कर सकते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर इस व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को वहां पर बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा और कहां पर आपको पेमेंट पे करना है ना। तो व्हाट्सएप का मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, या फिर आप इस नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यमुना नदी जो है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात से। यमुना नदी गुजरात राज्य से नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। तो किस नदी में है? तो गोदावरी नदी में जो है, ये भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी जो है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो डैन्यूब है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो कर्णाली नदी जो है, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो माही नदी जो है, ये अरब सागर में जाकर गिरती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो भीम नदी जो है, ये गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो जबलपुर जो ये शहर है, ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो औरंगाबाद जो है, ये कौन नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है, ये महानदी पर स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जो है, यह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो पहला संविधान संशोधन द्वारा जो है, ये पारित भूमि सुधार कानूनों को जो है, ये 9वीं सूची में रख करके न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था, है ना। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो दूसरा संविधान संशोधन 1952 के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्होंने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो गोवा और दमन और द्वीप को जो है, ये भारतीय संघ में मिलाया गया था, ये 12वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु
27% का आरक्षण दिया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो जातियों की संख्या अब कितनी है? तो 1206 जातियां हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। और पीडीएफ को परचेज जरूर कर लीजिएगा, है ना। मात्र 30 रुपये में है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है ना। आपके 32 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 32 टॉपिक हैं। और आपको पीडीएफ कितने में मिल रहा है? 30 रुपये में मिल रहा है ना। एक टॉपिक 1 रुपये पे भी नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत की गई है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप परचेज कर ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। आज 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो लिए होंगे पीडीएफ उनका बना होगा, है ना। क्योंकि जितने भी मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस किया हूँ वो सभी टॉपिक आपके एग्जाम में फंसे हैं। और इन सभी टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपके उस पीडीएफ में है। स्टैटिक जीके के 16 टॉपिक हैं, पॉलिटी के 8 टॉपिक हैं, हिस्ट्री के भी 8 टॉपिक हैं, है ना। तो ये पीडीएफ अगर आप परचेज कर लें तो ये समझ लीजिए कि 25 से 30 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप पे लिंक दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप मुझसे पीडीएफ तुरंत पाएंगे आप लोग, है ना। ये मत सोचिएगा कि थोड़ा लेट होगा 10-5 मिनट, नहीं, तुरंत जैसे मैसेज करेंगे तुरंत आपको वहाँ नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर पे करेंगे और तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो जल्दी कीजिए क्योंकि आपके पास वक्त भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन को। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक जीवन भी अशोक के शिलालेख से मिलता है, आंतरिक नीति और विदेशी नीति भी, इसलिए ऑप्शन डी वाला जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब स्थित है। तो चंद्रगुप्त जो है ये पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, जो ये अब कहां पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? तो डायमैक्स जो है ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मौर्य काल की जानकारी भी प्राप्त होती है? तो रुद्र महाक्षत्रप जो है महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें मौर्य काल की जानकारी भी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो श्रीलंका से जो है यह अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम जो था वो मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? तो अब तक हमारे देश में जो है ये 0 राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 80 के तहत कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर जो है यह आयकर नहीं लगता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्यतम आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है ना। तो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने के लिए जो है ये सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो हैं ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, जो इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। तो संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये 14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया गया है और आप लोग उस पीडीएफ को परचेज जरूर कर लीजिएगा। मात्र 30 रुपये में है ना। आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी एग्जाम 3rd शिफ्ट में है या फिर 17 मार्च को है, सॉरी 18 मार्च को जिनका भी एग्जाम है वो उस पीडीएफ को जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सहायता के लिए 1858 ईस्वी में भारतीय परिषद का गठन किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सचिव। भारत सचिव की सहायता के लिए 1858 में भारतीय परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सचिव की परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारत सचिव की परिषद के संबंध में जो है ये उपयुक्त सभी जो कथन है ये सब सही है कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे, है ना। तो ये जितने ऑप्शन है ये सब सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय रखा गया, है ना। तो किस अधिनियम के द्वारा ये रखा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे। तो भारत के प्रथम वायसराय भी जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया। तो किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया था। तो 1857 की क्रांति के घटना के बाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए थे। तो मुगल वंश का अंत भी हो गया था 1857 की क्रांति की वजह से, कंपनी का भी अंत हो गया था और सेना का पुनर्गठन भी हुआ था 1857 की क्रांति की वजह से। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात क्या था। तो 1857 की क्रांति के बाद जो था ये सेना में भारतीय और अंग्रेज जो सैनिकों थे इनका अनुपात 2:1 था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी। तो सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी यह अवध क्षेत्र से थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहरों पर। सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख जो है ये मुख्यतः मोहरों पर बने मिले हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। तो हड़प्पा संस्कृत के जो है ये 9 सारो, है ना, 9 सारो जो है स्थल है इससे सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई थी। तो भारत में मूर्ति पूजा जो है
यह वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थलों में से किससे लकड़ी के कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जो है ये लकड़ी के कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थलों में से किससे चावल की भूसी के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चावल की भूसी के अवशेष के साक्ष्य जो हैं ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो लोथल जो है ये समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो यह कालीबंगा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य जो है ये 1922 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के खंडहर जो है ये सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब डैश योजना आयोग के अध्यक्ष थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैरोल्ड डोमल विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोविस योजना कहा जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो है ये महाल नोविस योजना कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? तो वैश्विक वित्तीय संकट जो है ये भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो वैश्वीकरण जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था? तो पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था जो है सुरक्षा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है। तो यह पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर जो थी ये 3.6% थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 80 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। और आप लोग PDF जरूर परचेज कर लीजिएगा जिनका भी 18 मार्च को एग्जाम है ना, और या फिर थर्ड शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है। आपको PDF तुरंत मिलेगा, आपको 30 रुपये सिर्फ पे करना है। PDF जो है ये MCQ के रूप में है, आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जितने भी टॉपिक लिए गए थे उसी सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ नया टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है ना। तो अगर नया टॉपिक कुछ पूछा जाएगा तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं उसको भी आपके PDF में ऐड कर सकूँ, आप तक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अगर कोई नया टॉपिक पूछा जाएगा तो, है ना। तो आप लोग परचेज जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।